हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन की, मीन्स ड्यूअल नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल की, जिसमें बात होती है। तो वो जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसको समझने से पहले हमें बोहर की लिमिटेशंस को पढ़ना होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम की कुछ लिमिटेशंस थी, मींस जो बोहर ने अपना मॉडल दिया था फॉर हाइड्रोजन के लिए, वो एक लिमिटेशंस के साथ दिया था, मतलब उसमें कुछ लिमिटेशन आ गई थी। पहली लिमिटेशन की जब मैं इसमें बात करता हूं तो ये कहता है कि इट इज inability to explain the line spectrum of multi electron एलिमेंट। मतलब कि ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बोहर का मॉडल था वो केवल हाइड्रोजन एटम के लिए था, और हाइड्रोजन में केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करके चलता है। तो लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट आए, मतलब कि जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, जब इस कॉन्सेप्ट को, बोहर के इस कॉन्सेप्ट को उस पर अप्लाई किया गया तो ये फेल हो गया। तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि मीन्स बिकॉज बोहर मॉडल was only for hydrogen and hydrogen like particles। ये मॉडल या तो हाइड्रोजन के लिए था या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए था, मींस जिनके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए ये एप्लीकेबल था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं He पॉजिटिव की, मैं He पॉजिटिव कर दूं, मींस हीलियम को हीलियम आयन में कन्वर्ट कर दूं मैं, He पॉजिटिव अगर मैं कर दूं तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। Li2 पॉजिटिव अगर मैं कर देता हूं तो यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। Be3 पॉजिटिव अगर मैं कर देता हूं तो यहां भी कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये जो मॉडल था ये केवल हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल था, और यही इसकी लिमिटेशन बन गई। मींस बोहर ने जो काम किया था वो केवल हाइड्रोजन को लेके किया था, या फिर उसका जो मॉडल था ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल हो रहा था? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल हो रहा था। और इसमें भी क्या था कि जब हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यूज किए गए, जब हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यूज किए गए, तो हमने जो यहाँ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा था, मींस बोहर ने जो अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, और उसने हमें समझाया था कि अगर मैं इनकी रेडिएशंस को इस प्रिज्म से पास कर देता हूं तो हमारे पास कुछ डिफरेंट वेवलेंथ की इस तरीके से कुछ रेडिएशंस हमें नजर आती थी फोटोग्राफिक प्लेट पे। लेकिन जब बोहर ने ये काम किया था तो उसने केवल ये एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस आ रही है। लेकिन बेटा जब हमने हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यहां यूज किया तो क्या नजर आया कि ये जो लाइंस हैं ये और क्लोजली स्पेस्ड लाइंस के अंदर क्या हो रही थी? स्प्लिट हो रही थी। मतलब कि यही लाइंस जब हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये एक लाइन जो आ रही थी, इसी के साथ साथ क्लोजली स्पेस्ड लाइन और भी निकल के आ रही थी, स्प्लिट हो रही थी, जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा किस वजह से हुआ। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा ये जो क्लोजली स्पेस्ड लाइन है ये किस वजह से यहाँ इस मेन लाइन के साथ साथ निकल के आ रही हैं या स्प्लिट हो रही हैं। तो इसकी बातें हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इन बातों को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि बोहर का जो मॉडल था वो विदाउट हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप था। लेकिन जब हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यूज किया गया तो हमें कुछ इस तरीके की क्लोजली स्पेस्ड लाइन नजर आई। These closely spaced lines
was not explained by the Bohr model of atom। ये जो क्लोजली स्पेस्ड लाइन थी इनके बारे में भी बोहर ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो इसकी पहली लिमिटेशन थी जिसमें हमने बात की कि बोहर का मॉडल केवल किसके लिए एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन या फिर क्या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए। मींस बोहर ने जो काम किया था वो हाइड्रोजन को लेके किया था और वही उसकी लिमिटेशन बन गई। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो लिमिटेशन होगी उसमें बात करते हैं जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट के बारे में। सेकंड जो लिमिटेशन होगी ये क्या थी, inability to explain the effect of, या मैं लिख दूं explain the Zeeman effect and Stark effect। अब Zeeman effect and Stark effect क्या है, इसको पढ़ना तो हमें आगे है, जो आज मतलब नॉलेज के अंदर है, लेकिन इस बात को बोहर उस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जीमन इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे पास लाइट एमिटिंग सोर्स है, जो हमारे पास क्या है, लाइट एमिटिंग सोर्स है जिसमें से रेडिएशंस निकल के आ रही है, अगर मैं उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रख देता हूं, अगर मैं उसको किस में रख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, तो जो यहां इस लाइट सोर्स से निकलने वाली जो रेडिएशंस है जो प्रिज्म में से पास होके जा रही थी, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। मतलब कि क्या होगा कि ये एक लाइन आ रही है, मान लो ये एक रेडिएशन है, तो ये नंबर ऑफ लाइंस के अंदर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी इस तरीके से। तो इसके बारे में भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यहां हम क्या रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं इसको किस में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको प्लेस कर रहे हैं। और इस तरीके से नंबर ऑफ लाइंस के अंदर स्प्लिट होना एक पर्टिकुलर लाइन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी केवल लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट किस में होगा, जब मैं इसके आसपास लाइट एमिटिंग सोर्स के आसपास क्या रख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दूंगा। जब मैं इसके आसपास क्या प्लेस कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करूंगा, तब भी हमें सेम नंबर ऑफ लाइंस के अंदर क्या होगा, स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। इस इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ कहते हैं जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कहते हैं इसको स्टार्क इफेक्ट। इसको करेंगे डिस्कस, इसको कंप्लीट डिस्कशन में लेके आएंगे कि जीमन इफेक्ट क्या है और स्टार्क इफेक्ट क्या है। अभी केवल लिमिटेशंस के अंदर इसको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, थर्ड लिमिटेशन, inability to explain the three-dimensional model of atom। देखो बच्चों, आज की डेट में ये वेल नोन है कि जो एटम है, मींस जो मॉडल ऑफ एटम है वो कैसा है, थ्री डायमेंशनल है। लेकिन बोहर का जो मॉडल था वो केवल क्या था, प्लेनर था। क्या था वो, प्लेनर। तो बोहर 3D मॉडल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो आगे जाके एक्सप्लेन होगा। तो इस बारे में भी एक लिमिटेशन इसकी बन जाती है कि बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, वो केवल प्लेनर मॉडल को शो कर पाया था। फोर्थ पॉइंट में लिखता हूं कि बोहर was not able to explain the shapes of molecule। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, बोहर मॉलिक्यूल की शेप को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आज हम जानते हैं कि कोई भी एटम है, मींस कोई भी एटम है, वो जब आपस में जुड़ते हैं, व्हेन एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जब एटम मॉलिक्यूल बनाता है, तो जो जितने भी एटम है, ये जो एटम है, एटम्स आर जॉइंड फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब जो एटम आपस में मॉलिक्यूल बनाएंगे, जब वो आपस में जुड़ेंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जुड़ते हैं। तो उस बात को भी, उस डायरेक्शनल नेचर को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एंड दैट डायरेक्शनल नेचर
of atom was not explained by Bohr। तो ये आपकी लिमिटेशंस थी, जो बोहर की लिमिटेशंस थी। 4 लिमिटेशन हमने पढ़ी, एक और लिमिटेशन आगे जुड़ जाएगी जब हम और टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ इसकी और लिमिटेशंस बढ़ती चली जाएंगी। तो मेन क्या है कि ये मॉडल जो है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए था। एबिलिटी टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, मैंने समझाया आपको, इनको हम लोग आगे अलग से स्पेशल भी डिस्कस करेंगे। इनेबल एबिलिटी टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, और लास्ट वन क्या है कि डायरेक्शनल नेचर जो होता है एटम्स का व्हेन दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल, उस बात को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब क्या हुआ स्टूडेंट कि जब बोहर का ये मॉडल फेल हुआ, मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस आई, तो इन लिमिटेशंस से बाहर निकलना था। अब बाहर निकलने के लिए क्या हुआ कि अभी तक जितना भी मॉडल बना है एटम का, मींस थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने दिया, और फिर ये बोहर आया, तो इसके बाद अब एक नए मॉडल की जरूरत थी। तो नया मॉडल जो था उसकी डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट हुई वो हमें पढ़ना है, जिसे हम वेव मैकेनिक्स बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेव मैकेनिक्स की, जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट के लिए हमें चलना है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा मेन टॉपिक जो है वो है डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में, मींस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, next we will discuss the development of quantum mechanical और wave mechanical मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम क्या कहेंगे, वेव मैकेनिक बोल देंगे या फिर क्वांटम मैकेनिक्स बोल देंगे। इसमें हम लोगों को मॉडल ऑफ एटम पता चलेगा कि एक्चुअल मॉडल क्या है एटम का। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इट वाज बेस्ड अपॉन 2 कॉन्सेप्ट। ये 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। पहला कॉन्सेप्ट था डी ब्रॉगली इक्वेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, मींस डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी बोल देते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये हमें पढ़ना है। और एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा, मतलब कि आगे का जो मॉडल है उसका हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब कैसे उस मॉडल तक हम पहुंचेंगे, क्वांटम मॉडल तक हम पहुंचेंगे। तो अभी मैंने यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा है कि क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, यहाँ हम लिख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, कि कैसे डेवलप हुआ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो इसका जो बेस था वो बेस था, 2 कॉन्सेप्ट थे, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन थी और क्या थी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। पहले हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन को पढ़ेंगे, मींस इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी बोलते हैं। अब यहां की शुरुआत कैसे हुई कि फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल, कोई भी मटेरियल होगा उसका एक ड्यूअल नेचर होता है, जिसे हम लोग वेव नेचर की बात करते हैं और पार्टिकल नेचर की भी बात करते हैं। ड्यूअल का मतलब हो गया कि किसी भी पार्टिकल का एक वेव नेचर होगा और एक कैसा नेचर होगा, पार्टिकल नेचर होगा। ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना है। तो देखो स्टूडेंट, हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, एक साइंटिस्ट होते थे आइंस्टाइन और एक होते थे मैक्स प्लैंक। इन दोनों ने एक इक्वेशन दी। आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी वो क्या थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। दिस इक्वेशन इज फॉर एनर्जी फॉर पार्टिकल। ये इक्वेशन किसके लिए थी, एनर्जी फॉर पार्टिकल के लिए। मैक्स प्लैंक ने एक इक्वेशन दी, E इज इक्वल टू कितना, h न्यू। ये जो इक्वेशन थी ये किसके लिए थी, फॉर लाइट।
मींस लाइट के लिए, या मैं कह दूं वेव के लिए, ये वेव के लिए थी इक्वेशन। मतलब कि उस वक्त क्या था कि आइंस्टाइन ने पार्टिकल के लिए, उसकी पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए एक अलग इक्वेशन दी हुई थी, और मैक्स प्लैंक ने किसी भी वेव की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए एक अलग इक्वेशन दी थी। और आइंस्टाइन केवल पार्टिकल की बात करता था, ये केवल किसकी बात करता था, वेव की। डी ब्रोगली ने इसको एडवांस कर दिया। डी ब्रोगली ने क्या किया, उसने कहा कि हर एक पार्टिकल के अंदर, मींस हर एक मटेरियल के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई चौक हो, ये मार्कर जो मैं यूज कर रहा हूं, कोई बॉल हो, क्रिकेट बॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी, कोई कार हो, ट्रक हो, कुछ भी जो है, डी ब्रोगली ने इन्हीं इक्वेशन को कंबाइन करके बोला कि ये सब पार्टिकल भी क्या क्रिएट करते हैं, वेव क्रिएट करते हैं, मतलब ये भी वेव बनाते हैं। तो देखो ये खुद तो क्या हो गए, मटेरियल हो गए, मींस पार्टिकल हो गए, और इनका एक वेव नेचर भी हो गया। तो ये बात अभी हम प्रूफ करेंगे कि डी ब्रोगली ने कैसे प्रूफ किया। मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि आइंस्टाइन की इक्वेशन और मैक्स प्लैंक की इक्वेशन, डी ब्रोगली ने इन दोनों को कंबाइन करके इनकी जो ये अलग अलग बातें थी, इनको बेटा एक बना दिया। उसने कहा कि हर एक मटेरियल के पास एक पार्टिकल नेचर भी है और एक वेव नेचर भी है, उसी को हमें प्रूफ करना है। तो कैसे हुआ ये सब कुछ, डी ब्रोगली ने क्या किया कि जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी और जो मैक्स प्लैंक की इक्वेशन थी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर पार्टिकल, क्या थी, E इज इक्वल टू कितना हो गया था, mc स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर वेव, ये बोला गया E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो दोनों एनर्जी तो क्या होंगी, सेम होंगी, अब एनर्जी का तो कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अब डी ब्रोगली ने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, तो ये बना आपका, क्या बन जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू कितना, mc स्क्वायर, ये हो जाएगा। ई से ई कैंसिल आउट हो गए, क्या बन जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू कितना, mc स्क्वायर। यहां से हम लोग जानते हैं, इधर मैं लिख देता हूं कि भाई न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एच, या मैं बोल दूं सी बाय कितना, न्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां पे कितना, सी बाय लेमडा, और मैं इसको लिख दूंगा एच इंटू में कितना, सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां सी से सी कैंसल आउट हुआ, ये बना एच 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसको आप लोग लिख सकते हो, ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके, ये आ जाएगी आपकी एच, या मैं बोल दूं लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा को उधर ले गए हम लोग, एच बाई एम सी, ये क्या हो जाएगा आपका एच बाई एम सी। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या है, देखो ये आपका लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ होगी, ये क्या होगी आपकी वेवलेंथ। एच आपका क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एम जो है वो क्या हो गया, मास ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, एंड सी क्या होगी, वेलोसिटी। अब इससे क्या बात प्रूफ हो रही है, देखो जो आइंस्टाइन कहता था एक बात कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड मैक्स प्लैंक कहता था E इज इक्वल टू एच न्यू, डी ब्रोगली ने इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल दिया, देखो कि कोई भी मास इनटू वेलोसिटी जब होगा, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जिसका एक मास है और विद वेलोसिटी मूव कर रहा है, वो उसकी हमेशा कोई ना कोई क्या होगी, वेवलेंथ होगी। मतलब वेवलेंथ किसकी होगी, जब कोई क्या करेगा, रेडिएशन, कोई मैं रेडिएशन कह रहा हूं या मैं बोलूंगा वेव को इंपार्ट करेगा, मतलब कि हर एक पार्टिकल का जिसके अंदर मास है और वेलोसिटी है, उसकी एक वेव की क्या है, मतलब जब वो चलेगा तो वो क्या इंपार्ट करेगा, वेव इंपार्ट करेगा। और वेव की क्या होती है, वेवलेंथ। मतलब मैं खुद हूं, ये चौक मेरे पास है, कोई कार है, ट्रक है, बस है, ट्रेन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो सब क्या कर रहे हैं, दे हैव मास एंड दे हैव वेलोसिटी, तो वो सब क्या कर रहे हैं, उनका एक वेव नेचर भी है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कह देते हैं, डी ब्रोगली की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कि यहां एक मास नेचर जिसके अंदर होगा, एक वेलोसिटी नेचर जिसके अंदर होगा, उसके अंदर कैसा नेचर होगा, वेव नेचर होगा। मतलब कि कोई भी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का एक मास है, हर एक पार्टिकल विद वेलोसिटी मूव कर सकता है, तो हर एक पार्टिकल के अंदर क्या होगी, वेवलेंथ होगी। मतलब हर एक पार्टिकल क्या इंपार्ट करेगा, वेव इंपार्ट करेगा। दिस इक्वेशन
दिस इक्वेशन स्टैंड्स फॉर होल द यूनिवर्स, या दिस इक्वेशन कैन बी जनरलाइज्ड, दिस इक्वेशन कैन बी जनरलाइज्ड फॉर होल द यूनिवर्स। मतलब हर एक पूरे यूनिवर्स के अंदर जिसके अंदर मास है और वेलोसिटी है वो अपनी क्या इंपार्ट कर रहा है, वेव भी इंपार्ट कर रहा है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि लैम्बडा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है h/m, यहां मैं v यूज कर लेता हूं c की जगह, क्योंकि c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए होता है। अब हमने वेलोसिटी ऑफ क्या कर लिया, पार्टिकल कर लिया। मतलब कोई भी पार्टिकल होगा उसका एक मास होगा विद वेलोसिटी, तो उसके अंदर क्या होगी, वेव होगी, वेव नेचर उसका होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मतलब हर एक पार्टिकल के अंदर, हर एक मटेरियल के अंदर एक वेव नेचर भी है और एक क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। ये कॉन्सेप्ट क्या दिखा रहा है आपको, पार्टिकल नेचर, ये कॉन्सेप्ट क्या दिखा रहा है आपको, वेव नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी बेटा, जिसमें हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिस्कस किया। हमने बोला ड्यूअल नेचर ऑफ मटेरियल मींस ड्यूअल नेचर, मैटर मैं बोल सकता हूं, मैटर भी मैं यहां पे लिख सकता हूं, मींस किसी भी सब्सटेंस के दो नेचर हैं, एक तो वो वेव नेचर के साथ वेरी कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, और एक किसके साथ अप्लाई हो रहा है, पार्टिकल नेचर के साथ भी अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना, दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन को आज तक कोई गलत प्रूफ नहीं कर पाया है, इसलिए हम जनरली कहते हैं कि हम खुद हैं, या कोई कार है, या ट्रक है, कोई क्रिकेट बॉल है, या मैं एक पत्थर को फेंक रहा हूं, तो जब वो मूव कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं, कार मूव कर रही है, तो वो क्या किसकी फॉर्म में मूव कर रहे हैं, वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन की बात जब करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका, अभी आप केवल सर्कुलर इसको देख रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, इसका भी एक मास है, तो ये किसकी फॉर्म में मूव कर रहा है, वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट, डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो इसके कॉन्सेप्ट को अब हम आगे बढ़ाएंगे, इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट कर सकते हो। तो ये था डी ब्रॉगली इक्वेशन मींस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस डी ब्रॉगली इक्वेशन इज सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस हम पढ़ेंगे अब सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन जो है कहां सिग्निफिकेंट वैल्यूज देती है, मतलब ऐसी वैल्यूज जिनको ऑर्डिनरी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जा सके, ऐसी कुछ कैलकुलेशन, ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस हमें देखने हैं। देखो स्टूडेंट, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन थी, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन थी, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक के अंदर कुछ भी आ जाता है, मैं आ गया, आप आ गए, या कोई जो है मतलब ये मार्कर आ गया, कोई कार, ट्रक, बस, स्कूटर, कुछ भी आ सकता है, वो मैक्रोस्कोपिक के अंदर जाते हैं। लेकिन डी ब्रॉगली की इक्वेशन जो एप्लीकेबल थी वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल थी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल थी, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसको प्रूफ करते हैं। कंसीडर ए बॉल, एक बॉल हमने कंसीडर की जिसका मैं मास कह देता हूं 0.1 किलोग्राम, जिसका मास कितना बोल दिया मैंने, 0.1 किलोग्राम, और एक वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है बॉल, और वेलोसिटी मैं कह देता हूं 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमारी इक्वेशन क्या है कि लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई कितना, mc। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा कि
h अपॉन में कितना, m कितना हो गया, h मतलब h क्या हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और मास की जब मैं बात करता हूं तो हमने लिया है 0.1 किलोग्राम इज मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है 60 मीटर पर सेकंड। बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 10 रेज़ टू पावर -34 मीटर। अब आप इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज टू स्मॉल फॉर ऑर्डिनरी कैलकुलेशन। मतलब कि आप इसको किसी कैलकुलेशन में जब लेके जाओगे इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू का आप नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉल के पास जो मास कितना है 0.1 किलोग्राम है, मैंने मिनिमम मास लिया है 0.1 किलोग्राम, मतलब कि बॉल का मास 0.1 किलोग्राम के होते हुए भी विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड मूव करते हुए भी ये वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर मैं करता हूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एन इलेक्ट्रॉन के लिए जब मैं जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन विद रेस्ट मास कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना -31 किलोग्राम। इसको आप अप्रॉक्स कितना बोल सकते हो 10 रेज़ टू पावर -30 किलोग्राम, ये बोल सकते हो, ठीक है, अप्रॉक्सी हम इसको इतना बोल सकते हैं। उसके बाद ये भी सेम वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है, वेलोसिटी हम यहाँ फिर से कितना लेंगे 60 मीटर पर सेकेंड। अब इस कॉन्सेप्ट को जब आप लोग अप्लाई करोगे तो ये कॉन्सेप्ट के साथ क्या होगा कि यहां जब मैं लैम्बडा निकालूंगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना -34 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 9, मैं लिख दूं कि 10 रेज़ टू पावर कितना -30 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय कितना 60 मीटर पर सेकंड। आप जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये आएगा 10 रेज़ टू पावर कितना -5 मीटर। ये कितना आएगा 10 रेज़ टू पावर कितना -5 मीटर या फिर 10 रेज़ टू पावर 5 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एज कंपेयर टू दिस क्या है, बड़ी है। तो दिस वैल्यू इज नॉट स्मॉल, या मैं बोल दूं इज सिग्निफिकेंट। दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंस फॉर कैलकुलेशन, ऑर्डिनरी कैलकुलेशन। मतलब कि ये वैल्यू का आप लोग किसी कैलकुलेशन के अंदर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। एक बॉल कैसे पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जब भी आप वेवलेंथ निकालोगे तो वो वेवलेंथ की वैल्यू इतनी ज्यादा कम होगी कि उसको आप लोग कैलकुलेट करते वक्त नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब ऑर्डिनरी कैलकुलेशन के लिए वो वैल्यू फिट नहीं होगी। लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जब आप जाओगे तो उसकी वैल्यू को आप लोग किसी कैलकुलेशन के अंदर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मैं क्या कहूंगा कि माइक्रोस्कोपिक के लिए मैक्रोस्कोपिक particle has no significant wavelength। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एक कार जब मूव कर रही है, तो कार जब मूव कर रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार क्या हो गया, एक मैटर हो गया, एक पार्टिकल हो गया, तो वो वेव की फॉर्म में क्यों मूव नहीं कर रही। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, दरअसल जिन सब्सटेंसेस का मास जितना ज्यादा होगा उनका वेव करेक्टर उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसलिए कार कभी भी वेव की फॉर्म में मूव नहीं करेगी, क्योंकि कार का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है। एक बॉल का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है। मतलब कार के लिए आप जाओगे ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, कार का एक्चुअल मास लिखोगे, स्पीड लिखोगे, तो ये वैल्यू और भी ज्यादा कम आएगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका कोई यहाँ सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए क्या है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है। इसीलिए हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो मोस्टली जो सब्सटेंसेस है वो हमारे पास कौन से रहते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल रहते हैं। और उन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम वेव की फॉर्म में मूव करते हुए इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी, या दीज पार्टिकल्स को हम लोग इजीली से वेव करेक्टर के अंदर नहीं देख सकते। लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, जो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका मैं कैसा करेक्टर देखूंगा, वेव करेक्टर देखूंगा। इसी बात को अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो बोहर का एक पोस्टुलेट था जिसमें हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर घूमेगा या रोटेट करेगा या सराउंड रहेगा, या मैं रेवोल्यूशन की बात करूं जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, NH/2π, जिनका MVR कितना रहेगा, NH/2
2 पाई। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये डी ब्रॉगली की इक्वेशन से प्रूफ हो जाएगा। और ये मैंने जब ये आपको पढ़ाया तो मैंने बोला था कि दिस पॉइंट कैन बी क्लियर इन अनदर टॉपिक। वो टॉपिक कौन सा है? आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है, इसमें हमें उसको क्लियर करना है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि डी ब्रॉगली इक्वेशन वर्सेस बोहर पोस्टुलेट। ये बोहर का पोस्टुलेट था वर्सेस क्या लिखेंगे हम लोग? डी ब्रॉगली इक्वेशन। मतलब डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम प्रूफ करेंगे बोहर के एक पोस्टुलेट को। और ये आपका एक सिग्निफिकेंट था, मतलब कि डी ब्रॉगली इक्वेशन का सिग्निफिकेंस कहां होगा? केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे होगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे इसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए दिस वैल्यू इज टू स्मॉल फॉर ऑर्डिनरी कैलकुलेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन वर्सेस बोहर्स पोस्टुलेट। देखो बोहर ने अपना एक पोस्टुलेट दिया था कि MVR इज इक्वल टू क्या रहेगा? NH/2 पाई। ये बोहर ने अपना एक पोस्टुलेट दिया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रेवोल्यूट करेगा, रेवोल्यूशन लेगा, जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? NH/2 पाई। अब इसको हमें प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। देखो डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होगा वो कैसा नेचर होगा? वेव नेचर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वेव की फॉर्म में मूव करेगा। इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ बनेंगे। क्या बनेंगे इसमें? क्रस्ट और ट्रफ। अब अगर मान लो वेव इस तरीके से दोबारा से इसी के साथ कनेक्ट हो जाती है, ये जो कनेक्ट हो गया है, तो मैं कह दूंगा कि ये एक परफेक्ट एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। मतलब कि जो 2 पाई आर है इज इक्वल टू, मतलब इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? n लैम्बडा। मतलब मैं क्या कहूंगा कि देखो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। अब कितनी वेव्स बन रही हैं? मैं लिख रहा हूं n वेव्स बन रही हैं। लैम्बडा मतलब क्या हो गया? वेवलेंथ। मींस वेव के अंदर क्या बन रही है? वेवलेंथ। मतलब जो सर्कमफ्रेंस होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी? n नंबर ऑफ वेव के साथ क्या होगी? वेवलेंथ होगी। मतलब हर किसी की क्या होगी? एक वेवलेंथ होगी हर एक वेव की, और n नंबर ऑफ वेव्स क्या कर रही है? मूव कर रही है। और अब हम एक इक्वेशन जानते हैं जो अभी हमने सॉल्व की कि लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय कितना? mv। ये हम जानते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? यहां से इस इक्वेशन को यहां प्रूव कर दूंगा, यहां पुट कर दूंगा। तो इसको मैं लिखूंगा कि 2 पाई आर इज इक्वल टू n इंटू में h बाई कितना? mv। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा mvr। इसको आप इधर ले गए इज इक्वल टू nh 2 पाई को इधर ले आए, तो ये आपकी इक्वेशन प्रूफ हो गई, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ हुई है। जो किसका पोस्टुलेट था? बोहर का पोस्टुलेट था। और ये बिल्कुल जो इसके साथ इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन थी डी ब्रॉगली की, ये बोहर के इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ये 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्बडा है, या मैं बोल दूं MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई है, इसके साथ बोहर की इक्वेशन बिल्कुल फिट बैठ रही थी। मींस जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर, पोस्टुलेट के अंदर, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो MVR इज इक्वल टू क्या होगा? NH/2 पाई। दिस कैन बी प्रूव बाय दिस इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। और वो कैसे प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो वो भी वेव की फॉर्म में मूव करेगा। अभी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर वेव इस तरीके से फिर से कनेक्ट हो गई, इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव फेज। मतलब कि वेव दोबारा से बनती आ रही है। इसके बाद अभी एक डिफरेंस भी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल वेव के बीच में, मतलब मैटर वेव के बीच में, तो वहां आपको समझ में आएगा। तो ये जो वेव की फॉर्म में मूव किया तो हमने लिखा कि 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या बोला हमने? n लैम्बडा। n क्या हो गया? नंबर ऑफ वेव्स। लैम्बडा क्या होगी? उन वेव्स की क्या होगी? वेवलेंथ होगी। अभी नंबर ऑफ वेव्स होंगी तो वेवलेंथ भी क्या होंगी? उतनी होंगी। उसके बाद लैम्बडा इज इक्वल टू हम जानते हैं h बाई कितना होता है? mv होता है। मतलब कि यहाँ स्मॉल m यूज करते हैं हम लोग। mv होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। ये इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग है? डी ब्रॉगली। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? NH/mv। मतलब मैंने इस लैम्बडा की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, दिस लैम्बडा कैन बी पुट देयर। तो ये क्या बना आपका? 2 पाई आर इज इक्वल टू NH/mv। इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो बनेगा MVR इज इक्वल टू कितना? NH/2 पाई। तो दोनों के दोनों जो रिलेशन थे वो एक दूसरे के साथ क्या बैठ रहे हैं? फिट बैठ रहे हैं। तो दिस इज अबाउट द डी ब्रॉगली इक्वेशन। यहां तक आप लोग पढ़ो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो क्या होगा कि
जो इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, जो ये डी ब्रोगली की इक्वेशन थी, इसको प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जर्मर और डेविसन, और एक था थॉमसन। उन्होंने कुछ अपनी इक्वेशन दी और वहां से फिर निकालेंगे डी ब्रोगली, वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो अभी आप यहां तक पढ़ो, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू टू ऑल ऑफ।